हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो ये हमारा यार चौथा वीडियो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। इसके पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस की भी बारे में बात कर ली है और क्रेब्स साइकिल के बारे में भी बात कर ली है। आज का जो वीडियो है हमारा वो किसके बारे में है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो आखिर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें बातें किसकी करनी है? देखो यार, मैंने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल में कुछ कुछ स्टेप्स में क्या किया था कि उस पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, उस शुगर का क्या किया था, हमने ऑक्सीडेशन कराया था। और ऑक्सीडेशन क्या हुआ हुआ था तो क्या हुआ था कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो जो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, उसका हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करके क्या बनाएंगे? एटीपी। अल्टीमेटली इस रेस्पिरेशन चैप्टर में हमारा मकसद क्या है, मेन एम क्या है? व्हाट इज आवर मेन एम? टू प्रोड्यूस एटीपी, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. So in this chapter, in this video, we are going to make our electron transport chain as simple as it is possible. ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ETCV बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। नहीं दिख रहा होगा तो यहां मैं लिख देता हूं, क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ठीक, तो यार ये आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या? ये क्या है कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इम्बेडेड कहां पे? इम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे? इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहां से हमें क्या पता चल गया यार कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने वाला है उस चेन में, वो चेन कहां पे प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहां से बन जाएगा, क्या कि ये ETC जो है कहां पे होता है? तो हम क्या बोलेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है, तो ये लोकेटेड कहां पे है? तो ये लोकेटेड कहां पे है? लोकेटेड इन द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जब आपने सेल पढ़ा होगा तो वहां पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन का इन्विजिनेशन होता है मैट्रिक्स की तरफ, ऐसे ऐसे करके। कैसा? अगर ये मेम्ब्रेन है तो उसका इन्विजिनेशन कैसे हो जाता है? कुछ ऐसे करके। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्विजिनेशन। और वही माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का क्या होता है? क्रिस्टे होता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं किसमें? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कहां पे होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहां पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहां पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। कहां पे? प्रोकैरियोट्स में। और क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? यूकैरियोट्स में। इतना तो बेसिक डिफरेंस पता होगा ना यार आपको, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो मैं फिर एक बार बोल देता हूं कि साइकिल चेन शुरू करने से पहले कि बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे? बाहर आए थे, इजेक्ट हुए थे, रिमूव हुए थे। उनको हम क्या करेंगे कि NADH और FADH2 के हेल्प से इस इलेक्ट्रॉन चेन में, ट्रांसपोर्ट चेन में लाएंगे। और उसके हेल्प से हम क्या बना रहे होंगे? ATP। तो किसके हेल्प से लाएंगे? विद द हेल्प ऑफ किसके? NADH2 एंड FADH2। इन दोनों के हेल्प से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक और बात यार, ये जो हम अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें टोटल हम कितने कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे? 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में, मेजरली 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक पांचवा भी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कौन सा होता है? ATP सिंथेटिस। तो एक बार हम नाम लिख लेते हैं किसका, कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेते हैं। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हम पढ़ने वाले हैं? 4 कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4।
टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हम पढ़ने वाले हैं? 4। पहला कौन सा कॉम्प्लेक्स है? FMN NaDH2 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज अभी आगे बताऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे काम करते हैं। ये जो हमारा 2 होता है, ये कौन सा होता है? FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। जो हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा होता है? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। जो हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है, वो कौन सा होता है? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 का। और एक चौथा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि देखो इस ट्रांसपोर्ट चेन में हम टोटल 4 कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, लेकिन एक और 5वां कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन को हम इस ट्रांसपोर्ट चेन से पास कर रहे हैं, अल्टीमेटली कहाँ जाना है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास जाना है। और उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास जाके क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और फिर वहां पे क्या है? एटीपी सिंथेटेज से क्या बनेगा? एटीपी। वही याद करो जो मैंने वहां पढ़ाया था, आपको बताया था ना कि रेस्पिरेशन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बताऊंगा कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट में एक हो रहा था और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है। तो अगले वीडियो में आएगा डिफरेंस, लेकिन अभी हम इतना बात करने वाले क्या कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है इस चेन में। और एक चौथा और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारा? पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारा? एटीपी सिंथेटेज, जहां पे क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन का फाइनली यूज करके हम क्या बनाएंगे? एटीपी सिंथेटेज। तो इसको नोट करेंगे और हम चालू करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यार अब हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा होगा वो कहाँ चल रहा होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। हमने इसको क्या मान लिया है? मैट्रिक्स। और ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे हम? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलेंगे। ठीक, मैंने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज से निकले थे वो NaDH या फिर FADH2 के हेल्प से क्या होंगे? इस ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे। चलो लाते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले कि NaDH क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कॉम्प्लेक्स 1 को। और मैंने कॉम्प्लेक्स 1 लिखा चुका है क्या? FMN। ये जो FMN है ना, एक्चुअली एक फ्लेवोप्रोटीन है। ठीक है, और उस फ्लेवोप्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? FMN है, इसलिए इसको हम डिनोट किससे करते हैं? FMN से। तो ये NaDH क्या किया कि इलेक्ट्रॉन दिया किसको? इलेक्ट्रॉन दिया किसको? FMN को। और हाइड्रोजन कहां रिलीज कर दिया? मैट्रिक्स में। H कहां रिलीज कर दिया? मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? FMN को। फिर इस FMN से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए? मैं इसको ऐसे सिंबलाइज करता हूं। इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन दिया किसको? इलेक्ट्रॉन दिया किसको? FMN को। जो मैं ब्लू से बना रहा हूं ना, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। FMN को दिया। फिर FMN क्या किया कि इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर क्या किया कि FMN इलेक्ट्रॉन पास करेगा किसको? FeS को, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को जब इलेक्ट्रॉन पास किया FMN, तो अपने आप को क्या किया? ऑक्सीडाइज। मैंने पिछले दोनों साइकिल्स में क्या बता रखे यार कि जब कोई अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है। तो ये FMN अपने आप को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन किसको दिया? FeS को। फिर इस FeS से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? UQ के पास। किसके पास? UQ के पास। और याद करो मैंने UQ के बारे में बता रखा है क्या कि ये एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है? मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। लेकिन यार यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करना है, तो ये UQ यहाँ पे भी क्या करेगा? अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें? UQS2 में। किसमें कन्वर्ट कर लेगा? UQS2 में। तो कैसे कन्वर्ट करेगा? मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन लेगा। क्या करेगा कि मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन लेके और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें? UQS2 में। फिर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। फिर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आगे ट्रांसफर करेगा किसको? साइटोक्रोम B को। कितना इलेक्ट्रॉन हम लेके आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से कैरी होके ये नीचे यहां तक जाएंगे ना, ये जब डाउन द ग्रेडियंट जा रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो एनर्जी किस काम में आता है? जो सबसे पहले एनर्जी हमारा रिलीज होता है ना, वो कहां पे होता है? यह FeS में। कहां पे? यहां पे एनर्जी रिलीज होता है 2H+। यहां पे ये 2H+ मैंने क्यों लिखा?
ये जो एनर्जी ये रिलीज करते हैं ना, किस काम में आता है वो एनर्जी? इस मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को पंप करके इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में लाने में। फिर सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आ रहे होते हैं, डाउन द ग्रेडियंट का मतलब है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे पास करके यहां पे जाएगा तो नीचे जाते वक्त वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किस काम में आएगा? इस मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंचाने में काम आएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिलीज हुआ था ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा उसके हेल्प से क्या है, ये यहाँ पे चला आएगा। तो इस पूरे ट्रांसपोर्ट चेन में ना 3 जगह एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जो पहला जगह है जहां पे एनर्जी रिलीज होता है वो कौन सा है? FeS। मैं बाद में लिखवा दूंगा कि किस किस कॉम्प्लेक्स में एनर्जी रिलीज होता है। तो पहला एनर्जी कहाँ रिलीज हो गया? यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गया, और हाइड्रोजन क्या है उस एनर्जी के हेल्प से यहाँ पे चला आया। ठीक, मैं इसको ऐसे भी बना देता हूँ क्या, कि ये जो हाइड्रोजन है कहाँ पे चला गया? यहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? UqS2 के पास। UqS2 कैसे बना वो भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन गया, फिर साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? FeS के पास, और फिर FeS से किसके पास गया? Uq के पास। फिर वही प्रॉब्लम क्या कि Uq एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, और ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा? UqS2 में। ये प्लास्टोक्यूनोन है। और एक खास बात यार इस प्लास्टोक्यूनोन के बारे में, कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे ट्रांसपोर्ट चेन में यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है क्या, यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन नहीं है क्या? इट इज द ओनली molecule in electron transport chain in ETC which is not a protein। और ये हाइड्रो क्या है? ये प्रोटीन ये क्या है कि प्रोटीनियसिस नेचर का नहीं होता। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? प्रोटीन नेचर के हैं, लेकिन ये क्या है? प्रोटीनियसियस नेचर का ये नहीं होता है, ठीक है। और एक खास बात इसके बारे में क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। क्या? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। किसमें? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। वाटर से इसको फोबिया है। तो कुछ कुछ बातें जो याद आ रही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? UQ के पास। UQ 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से लेके अपने आप को कन्वर्ट किसमें कर लिया? UqS2 में। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए? फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गए किसके पास? साइटोक्रोम के पास। यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? ये जो ब्लू वाला बना रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? मूवमेंट है। फिर साइटोक्रोम C1 के पास पहुंचा, और साइटोक्रोम C1 से किसके पास पहुंचा? साइटोक्रोम A3 के पास। तो ये जो हाइड्रोजन लिया गया था, और ये जो हाइड्रोजन मैट्रिक्स से कहा लिया गया? UqS2 में। तो यहां भी एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। यहां भी एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी मैट्रिक्स में हाइड्रोजन है, ठीक, वो क्या करेंगे कि जो UqS2 लिया है तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा ना। तो क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होता है इन कॉम्प्लेक्स से, वो काम आता है, ठीक है। फिर एक बार बोल रहा हूं क्या कि जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने में रिलीज करते हैं वो एनर्जी किस काम में आता है? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ले जाने में। तो एनर्जी कहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज होता है? तो आप क्या बोलेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स 1 में रिलीज होता है। कहाँ पे? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 है हमारा। कॉम्प्लेक्स 1 में रिलीज होता है। ये UqS2 ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 2 में आता है, ठीक। क्योंकि साइटोक्रोम B कहाँ था? साइटोक्रोम सॉरी ये जो हमारा साइटोक्रोम B था ये तो कॉम्प्लेक्स 3 है, और ये जो रिलीज हुआ ये कहां पे रिलीज हुआ? कॉम्प्लेक्स 3 में। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 था वो क्या था? FADH2। तो FADH2 भी यहाँ पे क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ये दे रहा है वो भी दे के क्या है? पास कराता है। हम बस NaDH2 को लेके समझ रहे हैं ताकि हम अच्छे से समझ में आ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज होता है? एक तो कॉम्प्लेक्स 1 में रिलीज हो गया, और यहाँ पे जो FADH2 है तो ये कॉम्प्लेक्स 2 में रिलीज हो गया, और ये साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 को हमने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स 3। तो एक कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हो गया? रिलीज हो गया। तो आपसे कोई पूछे
कि एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज होता है, इसको मिटाने के बाद हम लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3 में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, फिर ये साइटोक्रोम ए और A3 के पास गया इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से क्या होगा ना कि यहाँ पे O2 होगा, क्या होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, हाफ O2, मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये कैप कहाँ गया इसका, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या करेगा हमारा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कराते हैं एक्सेप्ट, ठीक, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और मैट्रिक्स से क्या ले लेगा, 2H+ और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस में, एक वाटर मॉलिक्यूल में। क्या बोला मैंने, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, हमारा फाइनल एम क्या था, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया इस ट्रांसपोर्ट चेन से और 2 हाइड्रोजन लिया मैट्रिक्स से और अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें, वाटर में। ठीक है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हुआ यार, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हुआ, O2। ध्यान रहे, अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो चेन तो ये है ना, चेन तो ये है, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे, साइटोक्रोम A3। और बस वो ये पूछ दे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो क्या बोलोगे आप, ऑक्सीजन। आपसे स्पेसिफिक वो इस चेन में पूछे, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पूछे, तो आप आंसर क्या दोगे, साइटोक्रोम A3। लेकिन आपसे वो पूछे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखे हुए, कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बिना चेन लिखे हुए, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ होगा, जैसे वहां पे स्ट्रोमा में थाइलेकोइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो उनको हम क्या कर रहे थे कि F0 F1 कॉम्प्लेक्स या फिर CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजोम से पास करा के हम क्या बना रहे थे, ATP बना रहे थे। इनका भी कुछ वैसा ही होगा, इन हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके क्या करेंगे, हम ATP को बनाएंगे। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बस इतना लिख लेते हैं क्या कि कहाँ कहाँ एनर्जी रिलीज हुआ, कहाँ कहाँ एनर्जी रिलीज हुआ, तो लिख लेते हैं। देखो यार बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस हम लिख लेते हैं क्या कि कहाँ कहाँ एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो कहाँ कहाँ रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज इन कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3। एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज हुआ, कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन वहीं वहीं रिलीज हुआ। ठीक, और क्या, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, और क्या याद रखना है, चारों कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना है, ये याद रखना है। और क्या याद रख सकते हो यार, एक UQ के बारे में याद रख सकते हो क्या, कि यही एक नॉन प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल है, नॉन प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल है इस पूरे चेन में। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इस पूरे चेन में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FMM है, FMN है, और लास्ट कौन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। एक बार मैं फिर रिकैप कर देता हूं क्या, कि इस NADH से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, FMN के पास। ये क्या है, एक फ्लेवोप्रोटीन का मॉलिक्यूल है। फिर FMN से किसके पास गया, FES के पास गया, और यहां से क्या हुआ, FES से कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, और जो एनर्जी रिलीज हुआ वो किस काम में आएगा, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में ले जाने में। फिर यहां से एनर्जी रिलीज हुआ और ये हाइड्रोजन यहां से कहां चला गया, यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन क्या है, एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा सकता है। वो क्या करेगा, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेके अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस में, UQS2 में, और इलेक्ट्रॉन को आगे पास करके अपना हाइड्रोजन कहां भेज देगा, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, साइटोक्रोम B के पास, फिर वहां से FES के पास, फिर वहां किसके पास गया, UQ के पास। फिर UQ क्या है, वही प्रॉब्लम, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से लेगा और किसमें कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को, UQS2 में। फिर इलेक्ट्रॉन को आगे पास करके हाइड्रोजन कहां भेज देगा,
इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, फिर यहां से जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास, फिर वहां से साइटोक्रोम A से A3 के पास, और यहां से किसके पास चला जाएगा, O2 के पास। ठीक है, तो यार यही था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो कुछ याद रखना है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बस याद रखना है आपको क्या कि कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स में एनर्जी रिलीज होता है, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, लास्ट एक्सेप्टर कौन है, और कुछ ये आपको याद रह गया तो ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम क्या है यार, एमसीक्यू बेस्ड है हमारा, वहां पे तो ये बनाने के लिए नहीं आने वाला है। ठीक, तो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड आपको इस वीडियो में समझाया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या कि जो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बोला था कि हम वहां पे डिफरेंस देखेंगे कि आखिर वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन जो हम कीमियो हाइपोथेसिस थ्योरी से किए थे, यहाँ पे वो कैसे इस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। Tell me